Hello students, welcome everyone. So we are going to continue with the last part of matter in our surroundings, which is part 5, and here I am going to discuss about the evaporation part. But before that हमारा एक टॉपिक रह गया था जो हमने लास्ट क्लास में कवर नहीं किया था. अभी तक हमने जितना भी जो कवर किया है वो बेसिक एस्पेक्ट्स में क्या था कि how to change the physical state of matter, and in most of that we have understood this point that in order to change the physical state of matter you must be remembering I was changing one particular thing in that particular system, that was the temperature. So either by providing heat or either by cooling it I am going to change the physical state of matter. अब यहाँ पे मैं सीखता हूँ कि by changing the pressure, आप प्रेशर को चेंज करने के बाद भी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. सो हेयर आई हैव रिटन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर. अब ये जो चीज़ है, ये जो आपका जो वेरिएशन है, ये आपको सॉलिड्स एज वेल एज गैसेस में दिखेगा. लिक्विड्स की हम बात नहीं करेंगे इसमें. ओके, सो गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स. कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, and solids can be converted into gas by decreasing the pressure. अब वन बाय वन हम इसका हम फिनोमेना देखते हैं कि ऐसा कैसे. बिकॉज एवरी टाइम पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था यू हैव टू रिलेट इट विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी. यही तीन चीज़ों पे पूरा रिवॉल्विंग है हमारा चैप्टर. अब देखिए प्रेशर के क्या वेरिएशन पे क्या क्या चेंजेस आते हैं. अब जैसे हमारा एक टॉपिक आता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस दो तरीके से होता है, दो चीज़ें अप्लाई करने पर होता है. बाय इंक्रीजिंग प्रेशर and by reducing temperature. Increasing pressure मतलब you understand that you are bringing the particles close. Okay, जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, यानी कि पार्टिकल्स पास आ जाता है. दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. रिड्यूसिंग द टेम्परेचर मतलब क्या है, आप उसको ठंडा कर रहे हो, यू आर कूलिंग इट डाउन. व्हेन यू कूल इट डाउन अल्टीमेटली व्हाट इज़ गोइंग टू रिड्यूस? काइनेटिक एनर्जी गोइंग टू रिड्यूस. अब इसका एक रीजनिंग है, इसका मैकेनिज्म देखो. आपको पता है कि जो गैस है उसमें स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, स्पेस मैक्सिमम है. काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम. ओके, ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी, अगर गैस के मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ, ओके, एंड रिड्यूस करता हूँ टेम्परेचर को, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक तो पास आ रहे हैं और पार्टिकल्स पास भी आ रहे हैं और उसका काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रहा है. पार्टिकल पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ रहा है. और काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हो, कूल डाउन कर रहे हो. इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है. और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? लिक्विड में. सो गैस में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हो, व्हाट यू गोइंग टू गेट इज लिक्विड. दिस इज़ व्हाट नोन एज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. काफ़ी सारे डेली एग्जांपल्स है, जैसे हमारे जो घर में जो सिलेंडर्स आते हैं, PNG सिलेंडर्स और LPG सिलेंडर्स. LPG का नाम ही क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके, राइट. सो उसमें क्या किया जाता है, वो जो गैस होता है, नेचुरल गैस होता है या पेट्रोलियम गैस होता है, उसको प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं. सो दिस वे दे गेट इट डिलीवर्ड टू आवर होम, राइट. नाउ हियर वी आर हैविंग सर्टेन एग्जांपल्स देयर. सबसे पहला जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अमोनिया गैस का. अमोनिया गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हो कैसे? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर. आपने अभी नीचे मैकेनिज्म देख लिया कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से और टेम्परेचर को रिड्यूस करने से क्या होता है. यू हैव सीन दैट. ओके, नाउ देयर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी ड्राई आइस. ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ड्राई आइस, इसकी एक एप्लीकेशन है, एक डेली एप्लीकेशन है. ये बेसिकली क्या होता है, डीप फ्रीज़ में काम आता है. ओके, बट अगर आपने उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, यानी कि व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर, तो दो चीज़ें हो जाती है उसके ऊपर. एक, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो दो फैक्टर्स हैं. अगर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है यानी कि पार्टिकल्स दूर जा सकते हैं. इंक्रीज़ करोगे तो पार्टिकल्स पास आते हैं, रिड्यूस करोगे प्रेशर तो पार्टिकल्स दूर जाते हैं. ओके, देन व्हेन यू टॉक अबाउट रेजिंग द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. ओके, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण व्हाट हैपन्स, यू नो दैट द नेक्स्ट स्टेप इट बिकम्स गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इज़न्ट इट. अब यहाँ पे बात हो रही है सॉलिड की. सॉलिड में आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है और स्पेस भी मिनिमम है. अब जैसे ही आपको सॉलिड को
रिड्यूस्ड प्रेशर और इंक्रीज टेम्परेचर देते हो उस सॉलिड को, जब आप रिड्यूस्ड प्रेशर और इंक्रीज टेम्परेचर देते हो, क्या होता है, स्पेस बढ़ जाता है रिड्यूस प्रेशर होने के कारण, और इंक्रीज टेम्परेचर होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी और रिड्यूस स्पेस बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मेरा पर्पस डिफीट हो गया, मेरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और मेरे को डीप फ्रीज करने के लिए मेरा लॉजिक क्या कहता है कि आई नीड टू कीप दैट सॉलिड इन सॉलिड फेस, राइट। तो इफ़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपोज टू एयर, प्रेशर रिड्यूसेस एंड टेम्परेचर राइसेस, देयरफॉर इट चेंजेस टू गैस, यानी कि वो सारा वेपर बन के उड़ गया। लेकिन अगर मुझे डीप फ्रीज के लिए चाहिए होगा तो मुझे उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर में स्टोर करके रखना पड़ेगा फ्रीज़र के अंदर। हाई प्रेशर मतलब पार्टिकल्स क्लोज, एंड डीप फ्रीज करना मतलब टेम्परेचर डाउन। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि वो गैसियस फॉर्म में ना जाके वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ओके, अब ये डीप फ्रीज में काम आता है। अब आपको पता होगा कि आपका जो व्हाट वी से, हैव यू बीन टू like the areas where there is snow? Now when you play with snow, you must have noticed one thing, that when you throw snowballs at each other, it doesn't hurt you, right? Because it is not at all having the water content in it. वो जो स्नो जो पहाड़ों में आप देखते हो उसमें पानी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ क्या है, जो ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, वो फ्रीज़ हो रहा है, और वो फ्रीज़ होकर ड्राई आइस बन रहा है। अगर आप सोचो, अगर उन आइस में पानी का कंटेंट होता और अगर आप एक दूसरे के मुंह पे फेंकते तो बहुत दर्द कर देता। इट कैन कॉज सीवियर व्हाट वी से ब्रूजेस, राइट। तो उनमें पानी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रोज़ हो रखा होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने दो केसेस देखा जहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि अगर मुझे गैसेस को लिक्विफाई करना है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करना है, तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा, दैट आई नीड टू इंक्रीज प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे सॉलिड, जैसे ड्राई आइस की बात करता है, अगर मुझे सॉलिड को सॉलिड ही रखना है पड़े तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसका प्रेशर रिड्यूस्ड रहे और टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। दैट मीन्स आई हैव टू कीप इट अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर डीप फ्रीज। सो दैट इज़ द लॉजिक विद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू the topic of evaporation. Now this is the final and the last topic for this particular chapter. Now in this particular topic, what we are actually discussing is, first of all we'll be discussing about the basic concept of evaporation, and uske kuch applications hum log seekhenge, right? Okay, let's focus on it. 5 सबसे पहले तो evaporation क्या होता है? The process of conversion of liquid into vapors below its boiling point. Now this is important. अभी तक हमने ये देखा कि लिक्विड गैसेस पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है या वेपर पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। बट अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो लिक्विड है वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 डिग्री तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले भी क्या हो सकता है, वो वेपर्स कन्वर्ट हो वो लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है वेपर्स में। अब वो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इवेपोरेशन। ध्यान देना, वहाँ पे जो हमने केस पढ़ा था बॉइलिंग का, दैट वाज वेपराइजेशन, राइट। वेपराइजेशन वाज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन। वेपराइजेशन होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, इवेपोरेशन होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. It is basically conversion of liquid into vapors by taking the latent heat of vaporization from the surface. Got it? तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, जब आप वो जो लिक्विड है वो जिस भी सरफेस में पड़ा है, कहीं पे भी पड़ा हो, वो क्या करता है, उस सरफेस का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेकर जाता है, और जैसे ही आपको पता लगता है कि लेटेंट हीट वहाँ से निकल गया, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैकेनिज्म देखो क्या होता है. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, फॉर एग्जांपल मान लो आप फ़र्ज़ में, यानी कि आपने फ्लोर में पानी गिराया, ओके, थोड़ा सा पानी गिराया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी गिराया. आप थोड़ी देर बाद आके देखते हो, थोड़ी देर बाद या 1-2 घंटे बाद आके देखते हो कि वो पानी वहाँ पे है ही नहीं. तो व्हाट इज़ द सिनेरियो देयर? वो जो पानी है वो क्या करता है, फ्लोर के लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेता है, एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में. अभी ये कैसे हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ लिक्विड पार्टिकल्स जो है ना उस पानी में, some liquid particles, they have the ability to take the latent heat of vaporization and breaks the force of attraction
to escape from the surface of liquids and they convert immediately into vapors. ये चीज़ तो आप ध्यान में रखेंगे कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे जो हीट वो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, now what you see here is the first thing we have discussed here is that evaporation is the phenomena in which the liquid is converting into vapors below its boiling point. Below its boiling point matlab wherever the liquid is there, that liquid takes the latent heat from that surface and converts into vapors. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. Okay, अब there are certain factors which affects the evaporation, the rate of evaporation. Now what are the factors? Temperature is one of the factor, surface area is one of the factor, humidity is factor and wind speed is the factor. ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है अभी आपको मैं समझाऊंगा. यहाँ पे हम बात करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन. रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब कितनी जल्दी लिक्विड जो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उस चीज़ को समझते ज़रा. बट बिफोर दैट आई एम गोइंग वंस अगेन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन होता क्या है? जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 डिग्री तक जाने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले ही कन्वर्ट हो जाता है. ये कैसे कन्वर्ट होता है? जहाँ पे भी वो लिक्विड पड़ा है वो लिक्विड उस सरफेस का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके भाग जाता है, और जैसे ही वहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है वो लिक्विड इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि द लिक्विड पार्टिकल्स हैव द एबिलिटी टू टेक द लेटेंट हीट वेपराइजेशन एंड दे कैन ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड वंस दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे कैन इमीडिएटली बिकम वेपर्स. राइट, now there are certain factors which defines the speed of rate of evaporation. speed मतलब rate मतलब हम relate करते हैं speed से कि कितना जल्दी evaporate हो रहा है. तो 4 factors है: temperature, surface area, humidity and wind speed. अब देखते हैं वन बाय वन कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है. अब आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ऑब्वियस सी बात है, आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा. क्यों भैया? क्योंकि पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है एंड दे कैन गो टू द वेपर स्टेट वेरी इजीली. सो यू सी दैट इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है. सेकेंडली, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही लार्ज चांस ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम लिक्विड होगा. राइट, एस्केपिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर. जैसे आप लोगों ने देखा होगा व्हेन यू जब आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हो, यू डोंट जस्ट पुट इट लाइक इन अ क्रम्बल्ड वे, यू स्प्रेड इट आउट. स्प्रेड करने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने पे क्या होता है कि लिक्विड्स का इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन. सो इट इज़ ईजी टू से, अगर मैंने फ्लोर में पानी डाला और अगर मैंने ग्लास में पानी रखा हुआ है, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? फ्लोर वाला पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लास. थर्डली, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमिडिटी क्या होता है. ह्यूमिडिटी होता है वाटर वेपर का प्रेजेंस इन एयर. मतलब ऑलरेडी एयर में क्या है? वाटर वेपर्स हैं. तो जब ऑलरेडी वाटर वेपर्स है तो नया वाटर वेपर्स जाने में टाइम लगेगा, है ना. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी क्या होगा? कम होगा. जैसे बारिश के जस्ट बाद एटमॉस्फेयर में बहुत पानी का कंटेंट होता है. बारिश के जस्ट बाद एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं. तो आप जैसे ही बारिश ख़त्म होता है, यू फील अ लॉट ऑफ डैम्पनेस अराउंड यू, इजंट इट. मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं. क्यों पसीने आ रहे होते हैं भैया? बिकॉज वो जो पसीना है वो स्वेट आउट नहीं हो रहा होता, या आप ये बोल के चलो कि इवेपोरेशन नहीं हो रहा होता. तो इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है अगर ह्यूमिडिटी है तो. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम ह्यूमिडिटी को लो कर दें, मतलब एटमॉस्फेयर में डैम्पनेस कम कर दे या फिर वाटर वेपर का कंटेंट कम कर दे, तो क्या होगा? जल्दी ये चीज़ें इवेपोरेट हो जाती है. यानी कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है. ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे आपका कम हो जाएगा. ऊपर आपने क्या देखा? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा. फिर लास्ट में आप देखते हो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड. विंड स्पीड का मतलब क्या भैया? हवा. जितना ज़्यादा हवा होगा उतना ज़्यादा वेपर्स को हटाते रहेगा ऊपर से, है ना, लिक्विड के ऊपर से. तो जल्दी लिक्विड क्या हो सकता है? इवेपोरेट हो सकता है. तो सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे. पार्टिकल्स मूव अवे विद द विंड एंड सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द विंड स्पीड. विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा. अब आप यहाँ पर आइए. अब आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है. सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन, इजंट इट.
राइट. ह्यूमिडिटी बढ़ा तो इवापोरेशन कम हुआ, इसलिए इनवर्स रिलेशन. और विंड स्पीड बढ़ा तो इवापोरेशन भी बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन. तो ये चीज़ आपको समटाइम्स वन मार्कर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एरियाज, राइट. Okay, now let's talk about the very easy phenomena, but yes, one of the important phenomena which is like very much visible in daily life: cooling caused by evaporation. Now, what do you mean by cooling caused by evaporation? इसमें समझने के लिए सिंपल सा लॉजिक है. जब भी पानी इवेपोरेट हो रहा होता है, वो वहाँ से क्या लेके भाग रहा होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तभी तो वो इवेपोरेट हो रहा है, इजंट इट? और जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वहाँ से गया, यानी कि बाई लूजिंग हीट एनीथिंग विल गेट कूल्ड. इस सिंपल सा लॉजिक है. कहीं से भी आप हीट निकाल लो, राइट? इफ़ यू रिमूव द हीट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सरफेस विल बिकम कूल. सो कहीं से भी अगर आप रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर हटा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा? दैट सरफेस विल गेट कूल्ड, राइट. अब हम वन बाय वन देखते हैं. यहाँ पे देर आर सो मेनी एप्लीकेशन एंड देर सो मेनी एग्जाम्पल्स ओवर देर. ये जो भी रेड हेडिंग से दे रखा है वो आपके क्वेश्चन बेसिस हैं. They are the different aspects of question, right? So here you get different examples there. और सभी में 99% केस में आंसर सिमिलर है. Now we will get one by one. We will see one by one. The first one is that if we put petrol or spirit at our hand and wave, अगर हम हाथ हिलाते हैं, so the spirit evaporates and hand feels cold. Now what does it mean by that? जैसे आप हाथ में स्पिरिट रखते हो. स्पिरिट एक तरीके का एक कार्बन कंपाउंड, एक केमिकल है. जैसे आपने आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. यू मस्ट हैव फेल्ट कोल्ड व्हेन यू अप्लाई परफ्यूम्स और डिओड्रेंट. तो व्हाट इज़ दैट? इट इज़ स्पिरिट ओनली, इट इज़ अल्कोहल ओनली. तो स्पिरिट क्या करता है? जहाँ पे भी अप्लाई होता है, इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वहाँ से गया, इट लूजेज हीट एंड गेट्स कोल्ड. तो हाथ के केस में क्या हो रहा है? स्पिरिट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड लूजेज हीट एंड अल्टीमेटली इट गेट्स कोल्ड. तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकल रहा है तो वो सरफेस क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है. तो स्पिरिट वाला केस में ये होता है. अब दूसरा जो एप्लीकेशन है, ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज़ केप्ट इन अर्दन पॉट. अर्दन पॉट मतलब आपका जो मटका होता है. सो टू वी कीप द वाटर इन द अर्दन पॉट टू कीप इट कूल. नाउ व्हाट इज़ वाई वी आर कीपिंग इट? होता क्या है, अर्दन पॉट में ना बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके सरफेस में, ठीक है. अब पानी कंटिन्यूसली सीप इन होता रहता है उन पोर्स के अंदर. बार बार पानी उन पोर्स में आता रहता है. एंड क्या होता है? इट गेट्स एक्सपोज टू एयर, एंड जैसे एक्सपोज टू एयर होता है, इट इवेपोरेट्स, राइट. अब वो इवेपोरेट कैसे होता है? बाई टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द पॉट एंड फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर इनसाइड. और जैसे ही आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पॉट में से और रिमेनिंग वाटर में से ले लिया, तो व्हाट हैपन? द रिमेनिंग वाटर लूजेज हीट एंड इट गेट्स कूल्ड. अब यहाँ पे अर्दन पॉट में पानी एकदम से चिल्ड नहीं होता है, बट हाँ कंपैरेटिवली रूम टेम्परेचर के हिसाब से क्या हो जाता है? थोड़ा ठंडा होता है. तो लॉजिक क्या कहता है कि जो छोटे छोटे पोर्स है वहाँ पे पानी आके बैठ जाता है, और वो पानी जब एक्सपोज हो जाता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेकर चले जाता है. किसका? पॉट का और पानी का, रिमेनिंग वाटर जो मटके के अंदर है. दिस वे इट कीप्स द वाटर कूल. So this is one particular question you get. Next is that people sprinkle water on ground or sometimes on the roof during hot summer days. ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि water evaporates by taking the latent heat of vaporization from the ground or from the roof. Hence, by losing heat, the place becomes cool and comfortable. Right? Every time I'm going with the same answer. If you take away the latent heat of vaporization, what are you going to get? You will get that particular surface cool. Okay, you will get a cool surface over there. So these are the way of answering the question now. Now there is another point, perspiration. Now what do you mean by perspiration? Perspiration क्या होता है? It is basically the method of maintaining the constant body temperature. Okay, right? अब होता क्या है, when our body temperature rises, हमारे जो sweat glands होते हैं, it gives out moisture, यानी कि sweat release करता है, isn't it? So when this sweat evaporates, क्या होता है? It takes the latent heat of vaporization from our body, and when it takes the latent heat of vaporization from our body, the loss of heat from the body keeps our body cool. So perspiration यानी कि पसीना आना और पसीना का evaporate होना, it's a good sign. It keeps the body temperature on a nominal level. So the logic is again the same. What is that? If you take away the latent heat of vaporization, that particular surface will get cooled. The perspiration is important for maintaining the constant body temperature. और इसी वजह से हम लोग कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं हॉट समर डेज़ में, बिकॉज कॉटन की एक एबिलिटी है, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर.
यानी कि स्वेट की बात हो रही है यहाँ पे. सो इट एब्जॉर्ब्स स्वेट एंड एक्सपोज इट टू एयर, हेंस टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम अ बॉडी एंड कीपिंग इट cool. So it is preferred that we wear cotton dresses on a hot summer day. नेक्स्ट इज़ दैट द डेजर्ट कूलर, जो आपके जो वो कूलर्स होते हैं ना जिसमें साइड तीनों साइड्स में आप वो ड्राई प्लांट what is it, भूसा और दैट what is the English name for that? It is basically the dry pellets of grass, right? So जब पानी इसके ऊपर गिरता है वो गीला हो जाता है, और गीला होने के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे वहाँ से पानी को इवेपोरेट करता रहता है, और जैसे इवेपोरेट करता है वो अंदर के टेम्परेचर, अंदर के लेटेंट हीट को लेकर इवेपोरेट हो जाता है, हेंस कीपिंग द इनसाइड ऑफ कूलर कूल. तो पुराने जो कूलर्स हैं उसको डेजर्ट कूलर्स बोलते हैं, जिसमें पानी भरना पड़ता है और पानी को उस ग्रास में गिराया जाता है. सो इसमें क्या होता है, ये दे आर सेइंग दैट द डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. दो चीज़ें बोली है, हॉट और ड्राई. हॉट का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ना, और आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा. ड्राई का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, यानी कि पानी का वाटर वेपर का प्रेजेंस बहुत कम है, तो उसमें भी क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है. सो डेजर्ट कूलर बेटर कब कम करता है, हॉट ड्राई डे में, बिकॉज हायर द टेम्परेचर on a hot day increases the rate of evaporation, and dryness of air यानी कि less humidity है also increases the rate of evaporation. So because of this reason we use desert cooler. We generally see that the desert cooler better works on a hot dry day. Then we are having this thing that we are able to sip a hot tea from a saucer than from cup. It's quite obvious reason. Saucer में क्या होता है, there is a large surface area, and due to large surface area the rate of evaporation increases, and hence the evaporation of hot tea is faster from a saucer. So these are the answer, direct answer which you can place. इसमें ज़्यादा कुछ इतना ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. Keep it simple and keep it to the point. That is what your teachers are required. Okay, the teachers are actually basically wanting that particular type of answer which doesn't say a lot. Keep it simple, keep it to the point. That is the point. Okay. तो यहाँ पे अपने इवेपोरेशन के हर जगह हम यही देख रहे हैं कि इवेपोरेशन ठंडा कैसे कर रहे हैं, बाय टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब लास्ट में एक एक्सपेरिमेंट आता है दैट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर. हमारे एयर में वाटर वेपर है. अब ये वाटर वेपर भैया आया कहाँ से, फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस. ये हमें पता है कि वाटर वेपर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में है. अब उसका अगर मुझे टेस्ट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है. वो क्या है, हम क्या करते हैं, एक ठंडा ग्लास लेते हैं, उसको पहले बाहर से हम लोग पूरा ड्राई करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, ठंडा ग्लास, ठीक है. थोड़ी देर बाद देखते हैं उस ठंडे ग्लास के बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स आते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर में पड़ा है, दैट वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ठंडा ग्लास सरफेस. अब ठंडा के वजह मतलब क्या है, जब भी गैसेस पार्टिकल ठंडा होता है वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में. वही चीज़ अब यहाँ पर हो रहा होता है. वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड अराउंड द आउटर सरफेस of a cool glass. Okay, so air around the glass has water vapor, you know that. So when these water vapor comes in contact with the cool glass, they condense to form the tiny droplets of liquid around the glass. तो सिंपल सा लॉजिक है. हमें पता कैसे चला कि वाटर वेपर है. अगर वाटर वेपर नहीं होते तो ठंडा ग्लास बिल्कुल ड्राई रहता, उसके आसपास कोई भी आपको क्या नहीं मिलता, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नहीं मिलते. ओके, सो दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट शोज दैट there is water vapor in the presence of water vapor in atmosphere or in air. So when this water vapor comes in contact with the cool glass, it cools down, it condenses to form liquid over there. तो ये आपके सारे NCERT के सारे क्वेश्चन फॉर्मेट मैंने आपको आज डिस्कस करा दिए हैं. इन नेक्स्ट पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग स्पेसिफिकली द NCERT क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ब्लू कलर्ड होते हैं, उसको ब्लू टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं. एंड आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट ऑल द नोट्स टिल डेट. हम लोगों ने जितना भी किया है. एंड इफ़ यू फेस एनी डाउट, एनी डिफ़िकल्टी, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक. काम होता रहेगा, चीज़ें होती रहेंगी, बट लॉजिक समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज हमने एक तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस एंड सॉलिड सीखा, और उसके बाद इवेपोरेशन सीखा, उसके फैक्टर सीखे, और उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन सीखा और एग्जांपल्स देखे कि जब भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहीं से निकल जाता है, इट्स दैट सरफेस बिकम्स कूल. सो दैट इज कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन. वेपराइजेशन 100 डिग्री पे होता है, इवेपोरेशन उसके पीछे, उसके नीचे ही हो जाता है बाय टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके,
सो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ. आई विल रैप इट अप इन दिस. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.